तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तबीयत भी बहुत अच्छी ही होगी दोस्तों। और जब तक एग्ज़ाम आपका है अपनी तबीयत को एकदम मस्त और तंदुरुस्त रखिएगा अपने आप को, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। जीके जीएस के लिए आप प्रैक्टिस सेट को पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रैक्टिस सेट में दम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपनी तैयारी को भी जाँचते हैं इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कि अभी हमारी तैयारी कितनी हुई है। दोस्तों हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कई क्वेश्चन समझेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम, ठीक है। और दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये तमिलनाडु माने भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं केरल। अब तमिलनाडु का देख ले तो केरल का भी देख लेते हैं। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम। हमेशा याद रखिएगा भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम में कन्फ्यूजन होता है, तो भरतनाट्यम याद रखिएगा, भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का है और मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम हमारा कहाँ का है? केरल का है। और कथकली भी हमारा कहाँ का है? केरल का है। और कथकली जो है वो कृष्ण नायर जो हैं वो कथकली से संबंधित हैं और मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं हेमा मालिनी, ठीक है। अब हम उड़ीसा के बारे में भी देख लेते हैं। उड़ीसा से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है उसको भी देखते हैं। तो जो उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है उड़ीसी। क्या है? उड़ीसी है, ठीक है। और ये संबंधित जो व्यक्ति हैं केलुचरण महापात्र हैं। उड़ीसा से संबंधित जो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित ये व्यक्ति हैं। उसके बाद दोस्तों हम आंध्र प्रदेश के बारे में भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हमारा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और यह जो है यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का, कर्नाटक का, असम का, राजस्थान का। तो किस राज्य का है यक्षगान। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा कर्नाटक। कर्नाटक का जो हमारा लोक नृत्य है वो है यक्षगान। इसके अलावा कर्नाटक के और कौन होते हैं? करगा भी क्या होता है? कर्नाटक का होता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है उसके बारे में जानते हैं। कौन कौन है उत्तर प्रदेश का? एक है हमारा रासलीला, एक है रासलीला, एक है नौटंकी और एक कजरी। रासलीला, नौटंकी, कजरी ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। कर्नाटक के यक्षगान और करगा हो गया। असम का देख लेते हैं। असम का हमारा होता है बिहू, बिछुआ, सतरिया, ये सब क्या हैं? असम के लोक नृत्य हैं। राजस्थान के हाथ लगे, हाँ राजस्थान का भी देख लेते हैं। तो राजस्थान का जो होता है लोक नृत्य घूमर, कठपुतली, पनिहारी, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के लोक नृत्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा जो कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा पूछा है। जो कालीबंगा है सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है, किस नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी, सिंधु नदी, घग्गर या सतलज। तो किस नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा हमारा कहाँ पे है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान में पड़ता है हमारा कालीबंगा, जो कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है और यह हमारा राजस्थान में पड़ता है घग्गर नदी के किनारे। अब सिंधु नदी के किनारे कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल स्थित था। तो सिंधु नदी के किनारे जो है हमारे मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, चहुंदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, ये सब सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। घग्गर रावी नदी किनारे हो गया, सिंधु हो गया। घग्गर नदी के किनारे देखते हैं। घग्गर नदी किनारे कालीबंगा राजस्थान का हो गया, सिंधु नदी हो गया। रावी नदी के किनारे देखते हैं। रावी नदी के किनारे सबको पता होगा और जिसको नहीं पता है वो भी नोट कर लें। रावी नदी जो है वो हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और सतलज नदी के किनारे रोपड़ जो कि पंजाब में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति
अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क या अशोक। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका कनिष्क होगा। क्या होगा? कनिष्क। आइए पूरी बौद्ध संगीति, चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में जान लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ कनिष्क। चलिए, पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में हुआ था। उस समय शासन कौन थे? अजातशत्रु। किसका शासनकाल चल रहा था? अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था प्रथम बौद्ध संगीति के समय, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था। और उसके बाद दूसरा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध जो संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। कब? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो हमारा तृतीय नंबर की जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के शासनकाल में होता। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी और कुंडलवन में, कहाँ पे? कुंडलवन में हुआ था, जो कि कश्मीर में स्थित है। वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। तो ये हमारे चारों बौद्ध संगीतियाँ हो गई। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 14, 18, 19, 22 या 23 से 24 या 25 से 28? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 25 से 28। 25 से 28 के अंतर्गत हम आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो मौलिक अधिकार हमारे होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। जो 14 से 18 है, 14 से 18 के अंतर्गत जो हमारे आते हैं वो आता है समता का अधिकार। क्या आता है? समता का अधिकार। 19 से 22 हमारा जो आता है वो स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 से 24 के अंतर्गत, जो 23 से 24 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 जो कि क्वेश्चन में ही था, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? मूल कर्तव्य 2, 3, 4 या 4 क। तो मूल कर्तव्य बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 क। 4 क भाग 4 क में आता है मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 क में है आपका मूल कर्तव्य। ठीक है। भाग 2 जानते हैं। जो भाग 2 में है, भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक का अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित है, जो कि भाग 2 में है। भाग 3 हमारा जो है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद होता है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक का अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व किस उपकरण से मापते हैं? द्रव का आपेक्षिक घनत्व किस उपकरण से मापते हैं? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। किस यंत्र से? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइड्रोमीटर। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर को लेकर के। तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व मापते हैं वो मापते हैं हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से। लेकिन हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से हमारा जो वायुमंडल की दाब की माप होती है, वायुमंडलीय दाब की माप होती है बैरोमीटर से। और स्फिग्मोमैनोमीटर से जो मापा जाता है वो रक्तदाब का माप होता है। किसका? रक्तदाब का माप होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, कहाँ पे स्थित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाशिंगटन। कहाँ पे? वाशिंगटन में है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसके अलावा विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पे है? वाशिंगटन में है।
ठीक है। जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन हो गया। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यानी WTO, WHO और गेट, रेड क्रॉस और G15, इन सब का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है। न्यूयॉर्क में भी देख लें, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे UNO कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और पेरिस में इसरो का मुख्यालय है। किसका? इसरो का मुख्यालय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो कि भारत का प्रमुख शोध संस्थान है, कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो कि भारत का प्रमुख शोध संस्थान है, कहाँ स्थित है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, देहरादून में, हैदराबाद में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लखनऊ में। लखनऊ में आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। नई दिल्ली में हमारा जो है वो है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में स्थित है। और देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। और हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो में 11, 9, 7, 6 कितना होती है? तो खो खो में आपके जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 9। कितने होते हैं? 9। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 9 होगा। 11 किस में होते हैं? क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ और फुटबॉल हुआ। फुटबॉल, इन सब में 11 प्लेयर होते हैं। 9 खो खो में हो गए और बेसबॉल में हुआ, बेसबॉल में आपके 9 हुए। ठीक है। और 7 कबड्डी में होते हैं, वाटर पोलो में होते हैं। और 6 जो होते हैं वो वॉलीबॉल में, किसमें? वॉलीबॉल में होते हैं 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से? तो जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? जो मत्स्य उत्पादन है वो नीली क्रांति से संबंधित है। किससे? नीली क्रांति से। और उर्वरक उत्पादन जो है, उर्वरक उत्पादन वो हमारा भूरी क्रांति से संबंधित है। किससे? भूरी क्रांति से संबंधित है। और तिलहन उत्पादन हमारा पीली क्रांति से संबंधित है। किससे? पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान, जर्मनी एवं पोलैंड, जर्मनी एवं फ्रांस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जर्मनी एवं पोलैंड। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। ठीक है। मैकमोहन रेखा, जो मैकमोहन रेखा होती है वो भारत एवं चाइना के बीच स्थित है, मैकमोहन रेखा। रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान। ठीक है। रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान। और जर्मनी एवं फ्रांस मैगिनाट या सीज फ्राइड रेखा जिसे कहते हैं, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है मैगिनाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी। किसने दिया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। विनोबा भावे ने किसका नारा दिया था? विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे ने। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथिक चेक है, यह महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी का नारा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन हैं? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन हैं? महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, महर्षि जैमिनी, महर्षि बादरायण, कौन है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा सांख्य दर्शन के वो होंगे महर्षि कपिल। क्या होंगे? महर्षि कपिल आपका करेक्ट आंसर होगा। महर्षि गौतम जो हैं वो न्याय दर्शन के संस्थापक हैं महर्षि गौतम। और महर्षि जैमिनी वो मीमांस दर्शन के संस्थापक हैं। और महर्षि जो बादरायण हैं वो वेदांत दर्शन के संस्थापक हैं, महर्षि बादरायण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड रोग के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? किस टीके का टाइफाइड रोग के लिए? टीएबी, रूबेला, डीपीटी या बीसीजी कौन से टीके का प्रयोग करते हैं टाइफाइड के लिए? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीएबी, टैब। टाइफाइड रोग के लिए टैब टीके का प्रयोग किया जाता है। और रूबेला के लिए, रूबेला जो वैक्सीन लगती है वो किस रोग में लगती है? जब आपको छोटी माता हो जाए, जर्मन खसरा हो जाए, तब रूबेला वैक्सीन का टीका लगता है। और डीपीटी का टीका तब लगता है जब डिप्थीरिया, टिटनेस या काली खांसी रोग होते हैं, तब आपको डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और बीसीजी का टीका तब लगता है जब टीबी और तपेदिक रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को? 4 फरवरी, 12 जनवरी, 8 मार्च, 1 मई, किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देशबंधु किस महान व्यक्ति का उपनाम है? देशबंधु किस महान व्यक्ति का उपनाम है? दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, किस महान व्यक्ति का उपनाम है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास का उपनाम है। दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जानते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से जाना जाता है, जेपी के नाम से। और जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम से। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, लाला लाजपत राय। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। वह समय था 1333 ईस्वी का टाइम चल रहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगस्थनीज जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। कब? 305 ईस्वी में आए थे। हर्षवर्धन जो हिंसांग के शासनकाल में आया था 630 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान आया था 399 ईस्वी में। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान जो कि विदेशी यात्री था 399 में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता किस मिश्र धातु का घटक है? तांबा और जस्ता, पीतल, कांसा, टांका, स्टील। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा तांबा और जस्ता पीतल का मिश्र धातु का घटक है। ठीक है, और कांसा का क्या होता है? कांसा का जो होता है वो तांबा और टिन, क्या होता है? तांबा और टिन होता है। टांका का क्या होता है, जिसे सोल्डर के नाम से भी जानते हैं। तो जो सोल्डर होता है या टांका, उसमें टिन और सीसा का मिश्रण होता है। और स्टील है वो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे।
जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जीके जीएस का। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे उनकी जो एग्ज़ाम है जिस भी तिथि को है उनमें काफ़ी उनको मदद मिल सके।